वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और हो सके तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट था यूएनओ का न्यायाधिकार, हमें यहाँ से आगे का टॉपिक जो है कंटिन्यू करना है। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाइए पार्ट 1 वीडियो करके आप सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और इससे पहले के जो चैप्टर थे जो कि सोवियत संघ, दो ध्रुवीयता का अंत, आसियान वाला और समकालीन दक्षिण एशिया, इन सब की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके चैनल पे चेकआउट कीजिए, आपको वहां पे प्लेलिस्ट में सारे जो चैप्टर्स हैं इस बुक के आपको दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जब यूएनओ के 60 साल हो गए थे, यूएनओ का जब अस्तित्व के 60 साल हो गए थे, यूएनओ जो थी वो 60 साल की हो गई थी, वो बुढ़ी हो गई थी। आप ऐसे याद करिएगा कि अब आप पहले मुझे ये कमेंट करके बताइए कि यूएनओ की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। तो जल्दी से कमेंट कीजिए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की जब स्थापना के 60 साल बाद, जब यूएनओ 60 साल की हो गई थी 2005 में, तो सारे जो देश थे, सारे जो नेता थे, उन्होंने क्या क्या पार्टी की और उस पार्टी में उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें कि सबसे पहला फैसला था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको लिखे हैं, कम से कम ये 6-7 होंगे, तो आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे भी, तो प्लीज आप इसे लर्न कर लीजिएगा। वैसे 3-4 नंबर ही आएंगे, तो आप 3 पॉइंट भी लर्न कर सकते हैं, 4 पॉइंट भी लर्न कर सकते हैं, एज योर विश, बट आपको ये लर्न कर लेना है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या निर्णय किया कि अगर कोई देश जो है अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल होता है, तो जो विश्व बिरादरी है, जो यूएनओ है, उसका उत्तरदायित्व लेगी, उसका जिम्मा लेगी। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या किया, मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना की गई थी, और 2006 से हम देखेंगे तो वो सक्रिय है, 2006 से वो अपना कार्य कर रही है। चौथा क्या है, इस जो मीटिंग हुई थी, इनके जो निर्णय लिए थे, उसमें आतंकवाद की निंदा की गई थी कि आतंकवाद तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसके बाद लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, इस पर भी निर्णय लिया गया। न्यायिकता परिषद की स्थापना, जो समाप्ति थी वो कर दी गई थी, क्योंकि इससे पहले न्यायिकता परिषद नाम की भी एक जो था यूएनओ का अंग था, बट उसे समाप्त कर दिया जाए। तो इस पर भी निर्णय जो है इसी मीटिंग में लिया गया था। अब जब ये मीटिंग हो गई थी तो इसके बाद भी कई सारे सवाल उठ रहे थे कि शांति संस्थापक आयोग जो है उसका गठन किस प्रकार से किया जाए, उसमें कौन कौन शामिल होगा, और भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। और ये भी उठ रहा था कि मानवाधिकार परिषद जो है कौन कौन से निर्णयों को देखेगा। तो बेसिकली ये सारे जो थे सवाल उठे जा रहे थे, प्रश्न उठे जा रहे थे। तो आपको बस इसमें यही याद रखना है कि जो 2005 में यूएनओ की जो मीटिंग हुई थी, जो उनका जो पार्टी जिसमें उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिए थे, उसमें क्या क्या कदम उठाए गए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। तो आई होप कि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा यूएनओ में सुधार और भारत। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि यूएनओ में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और भारत के इसके प्रति क्या नजरिए हैं, भारत यूएनओ में क्या सुधार करना चाहता है। इन सब पॉइंट्स को हम इस वीडियो में, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा पॉइंट बनता है जिसमें कि भारत का मानना है कि यूएनओ का जो मुख्य एजेंडा होना चाहिए वो विकास पर आधारित होना चाहिए। यूएनओ जो है उसका कोई भी अगर लक्ष्य हो, कोई भी उद्देश्य होना चाहिए तो वह विकास को प्रमुखता देता हुआ हो। दूसरा क्या है, जो भारत है यूएनओ में सुरक्षा परिषद की जो संरचना है उसको लेकर क्या है, बहुत ही ज्यादा चिंतित है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं और ये 15 सदस्य टस के मस नहीं हो रहे, इनकी सदस्य संख्या बढ़ ही नहीं रही है। और इसमें जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है, और वह स्थायी सदस्यों की संख्या जो है कई वर्षों से, जब से यूएनओ बना है तब से बढ़ी ही नहीं है। केवल हमें देखने को मिलता है 1965 में जब अस्थायी सदस्यों की, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई, बट स्थायी सदस्यों की संख्या जो थी टस से मस नहीं हुई, 5 की 5 ही बनी रही। तो इस कारण भी क्या है, भारत का मानना है कि इससे जो है यूएनओ के कार्य करने की क्षमता में क्या हुई है, कमी आई है। तो इस कारण से भारत जो है यूएनओ की संरचना को लेकर चिंतित है और उसका मानना है कि स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए।
दूसरा क्या है, जो भारत है उसका मानना है कि सुरक्षा परिषद में जो अधिकांशतः देश हैं, हमने देखने को मिलता है यूएनओ में या विश्व में जो अधिकांश देश है वो कैसे हैं, विकासशील है, मतलब विकास की गति पर अभी चल रहे हैं, अभी वो विकसित नहीं हुए हैं। तो जब देश में विकासशील देश अधिक है तो भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो विकसित देशों पर आधारित ना होकर विकासशील देशों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी संख्या है वो ज्यादा है, वो जो है बहुसंख्यक में है, तो इस कारण विकासशील देशों पर ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए, भारत का मानना है। दूसरा तो ये हमने पढ़ा ही था नेक्स्ट की अस्थायी और स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग तो सब कर रहे हैं, भारत ही क्या सारे जो विश्व में जो देश हैं वो सारे ही मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में संख्या बढ़ाई जाए, तो एक ये पॉइंट है। अगला क्या है, सुरक्षा परिषद में विकासशील देश जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि अभी यूएनओ में जो अधिकांश देश हैं वो कौन से हैं, विकासशील हैं, तो इस कारण से भी सुरक्षा परिषद में जो अधिकांश देश होने चाहिए वो विकासशील देशों के होने चाहिए। अगर स्थायी सदस्य बनाने हैं तो वो भी विकासशील देश के हों, अस्थायी सदस्य बनाने हैं तो वो भी विकासशील देश के हों। तो यहाँ तक हमने ये सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को समझ लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जानते हैं कि भारत भी तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता होगा। अब बनना तो चाहता है, पर उसमें क्या क्या उसके जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाता है नहीं कर पाता, और अगर वो बनना भी चाहता है तो उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसको डिस्कस करते हैं हम आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में स्थायी सदस्यता की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, तो भारत को भी तो स्थायी सदस्य बना सकते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि भारत में ऐसी क्या क्या योग्यताएं हैं जिसके आधार पर वो स्थायी सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी पेश करता है। क्योंकि इससे पहले का जो पार्ट था, इससे पहले के टॉपिक में हमने जाना था कि जो यूएनओ के महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने क्या थे, कुछ कुछ क्वालिटीज बताई थी कि जो यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना चाहता है उन्हें क्या है, इन विशेषताओं को पूरा करना होगा, इन विशेषताओं को फुलफिल करना होगा। तो भारत जो है इन योग्यताओं पे क्या है, अपनी दावेदारी पेश करता है कि हमारे पास तो ये सारी क्वालिटीज हैं, तो इस कारण से क्या है, हमें स्थायी सदस्य बना दिया जाए। तो देखते हैं कि भारत में वो कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं जिसके आधार पर भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है जनसंख्या, क्योंकि उसमें जो पहला निर्देश दिया गया था उसमें बोला था कि उस देश की जनसंख्या बहुत ही अधिक होनी चाहिए, और भारत की जो है जनसंख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है। बल्कि अब तो भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पे क्या, पहले स्थान पर आता है, फर्स्ट पे आता है। चीन को पीछे छोड़ के भारत जो है जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट स्थान पर होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा देखेंगे लोकतंत्र व मानवाधिकार, भारत जो है स्वतंत्रता से ही लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सफलता पूर्वक जो है लोकतंत्र कायम है, अभी तक भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, नागरिकों के मानवाधिकार की भी रक्षा की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सैन्य क्षमता। उस हमारे जो इंडिया है, इंडिया की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और भारत क्या है, परमाणु संपन्न देश भी है। भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश भी घोषित कर लिया है। उसके बाद आर्थिक वृद्धि, भारत की जो अर्थव्यवस्था है निरंतर वृद्धि करे जा रही है, जिस कारण जो है भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, और एक प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले जो थी, इससे पहले जो था ब्रिटेन था, बट ब्रिटेन को पीछे छोड़ के भारत जो है 5वें स्थान पर आ गया है अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो इस कारण भी क्या है, हमें देखने को मिलता है कि भारत जो है स्थायी सदस्य बनने योग्य है। अगला पॉइंट क्या आता है, यूएनओ में जो भारत है अपना जो अंशदान करता है यूएनओ के बजट में, वो रेगुलर मतलब नियमित रूप से करता आ रहा है। ये नहीं कि उसने कभी लेट किया हो भारत ने, नहीं, वो निरंतर नियमित रूप से क्या है, यूएनओ के बजट में अपना योगदान करता आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए, भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय स्थिति भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। हमें भारत में कई विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो जैव विविधता हो या सांस्कृतिक विविधता हो।
इसके बावजूद भी हमें क्या है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलता है, जो कि भारत की भौगोलिक स्थिति को और बेहतर बनाता है। और क्षेत्रफल के आधार पर भी भारत 7वें स्थान पर आता है। तो इन सब पॉइंट्स के आधार पर जो है भारत ये दावा करता है कि हम भी स्थायी सदस्य बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जाना कि भारत जो है स्थायी सदस्यता के रूप में अपनी दावेदारी पेश तो करता है, बट और भारत ही नहीं करता, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि चाहते हैं कि हम स्थायी सदस्य बन जाए। अब स्थायी सदस्य का इतना रुतबा क्यों है, हर कोई स्थायी सदस्य ही क्यों बनना चाहता है, उसको जानते हैं अब हम। तो आई होप कि आपको सारी वीडियो, सारे जो टॉपिक्स है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आखिर हर देश स्थायी सदस्य ही क्यों बनना चाहता है, कोई अस्थायी नहीं बनना चाहता, बल्कि सबको क्या चाहिए, स्थायी सदस्य बनना है। तो इसका रीजन क्या है, जैसे कि आपको क्लास में टॉपर बनना होता है ना, कि भाई मुझे ही टॉपर बनना और कोई तो बने ही ना टॉपर, वैसे ही क्या है बहुत सारे देश जिसमें भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, चाइना तो है ही, तो ये सारे देश क्या चाहते हैं कि भाई हम ही स्थायी सदस्य बने। तो सबको स्थायी सदस्य आखिर क्यों बनना है, तो उसको जानते हैं। तो पहला तो आता है प्रतीकात्मक महत्व, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्लास में टॉप करते हैं, कैसे आपकी जो इज्जत है बढ़ जाती है, आपको कितनी वैल्यू मिलने लग जाती है, रिस्पेक्ट मिलने लग जाता है। तो उसी की तरह ही अगर कोई ये स्थायी सदस्य बनता है तो उसका प्रतीकात्मक महत्व बढ़ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा उसकी क्या है, वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद इससे ये पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में उस देश का महत्व बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इंटरनेशनल तौर पे वो क्या है, ग्रो कर रहा है वो देश। तो इस कारण भी क्या है, बहुत सारे देश जो हैं स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। अगला क्या है, इससे क्या है, देश की विदेश नीति में फायदा होता है। जो भी देश जो है स्थायी सदस्य बनता है, एक तो उससे इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनमें उसका महत्व बढ़ जाता है, और अगला क्या है कि विदेश नीति में उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हर कोई देश जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, वो है वीटो। सबको क्या है, वीटो का अधिकार चाहिए। अब मैंने इसके बारे में आपको समझाया था पिछली वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में, कि वीटो का अधिकार क्या है, इसका महत्व क्यों बढ़ गया है, और लोग इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इसे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो वीटो के अधिकार के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाइए जल्दी से, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिए। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि आखिर सब देशों को स्थायी सदस्य क्यों बनना है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको अगर टॉपर क्यों बनना है, टॉपर बनना, आपका इज्जत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके घर में कितनी तारीफ होगी, रिलेटिव्स आपकी तारीफ करेंगे। तो उसी तरीके से क्या है, सब जो देश हैं वो क्या है, स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि मैंने आपको बुक की हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो गाइस प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि भारत अगर स्थायी सदस्य बनता है तो इसके विरोध में क्या क्या हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे रीजंस हैं जो भारत की स्थायी सदस्यता पर सवाल उठाते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए। तो उन सारे टॉपिक्स को अब हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके कारण भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया जाता है, भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोका जाता है। तो इसका पहला तो रीजन है कि बहुत सारे देश हैं जो कि भारत के परमाणु हथियार को लेकर शंकित हैं, जो कि भारत के परमाणु हथियार को विनाशकारी मानते हैं। तो इस कारण से क्या है, भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया जाता है इन देशों द्वारा। उसके बाद कई देश जो हैं भारत और पाकिस्तान के अशांतिपूर्ण संबंध को लेकर, कि ये दोनों देश हमेशा लड़ते रहते हैं, इनमें तो कोई शांति की कदर ही नहीं है। तो इस चीजों को देखकर भी क्या है, भारत पाकिस्तान के संबंध को देखकर क्या है, स्थायी सदस्यता का विरोध किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे देशों का मानना है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत से भी आगे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि जापान। तो ये क्या है, इनके द्वारा विरोध किया जा सकता है कि भारत को स्थायी सदस्यता आखिर क्यों दी गई, बल्कि इससे ज्यादा जो विकास है वो तो जापान कर रहा है। तो ये सारे मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसी जो उभरती हुई शक्तियां हैं वो क्या है, इसका विरोध कर सकती है। उसके बाद
कुछ देशों का मानना है कि अगर स्थायी सदस्यता की संख्या बढ़ाई जाती है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जो देश है उनको ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यही दोनों ऐसे महाद्वीप हैं जहां से क्या है एक भी स्थायी सदस्य नहीं है। तो इस कारण से ये भी मांग की जाती है कि अगर स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है तो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जरूर सदस्य लिए जाने चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक था हमारा यूएनओ में सुधार और भारत, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक के साइड के कॉर्नर में बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें कई सारी एजेंसियां हैं, कई सारे संगठन हैं। तो उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 3 वीडियो करके, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम उस टॉपिक को क्या है कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें WTO, WHO, विश्व बैंक के बारे में हम जानेंगे, ILO के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक तो हम बुक के यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, साथ में हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक बुक पे दिए गए हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बूस्ट हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए जल्दी से उसको भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। मतलब कि जब से कि सोवियत संघ का विघटन हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तब से भारत विश्व में एक महाशक्ति उभरी है जिसका नाम है अमेरिका, यानी कि USA। तो ये जो USA है, तब से क्या है, हम मानते हैं कि हम एक ध्रुवीय विश्व में जी रहे हैं। तो इस एक ध्रुवीय विश्व में UNO की क्या भूमिका है, इस एक ध्रुवीय विश्व में UNO किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसको हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो अमेरिका क्या करता है, UNO पे अपना हस्तक्षेप करता रहता है, UNO में क्या है अपना दबदबा बनाए रखता है। इसकी क्या क्या रीजन है, ऐसा वो किस प्रकार से कर पाता है? तो इसका पहला तो रीजन है कि जो UNO का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं वो UNO को प्रभावित तो करती ही होंगी। तो इसका पहला रीजन ये है कि UNO में अमेरिका क्या है अपना हस्तक्षेप करता है। उसके बाद UNO में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अधिकांशतः अमेरिका के ही हैं, अमेरिका के ही निवासी हैं। तो इस कारण से भी क्या है, वो UNO की नीतियों को अपने अनुसार कर पाते हैं, जिससे कि अमेरिका को ही फायदा हो। उसके बाद अमेरिका के पास क्या है, वीटो का अधिकार है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी निर्णय से अमेरिका को नुकसान हो रहा होगा, कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, तो अमेरिका क्या करेगा, वहां पे झट वीटो का यूज करेगा और वीटो का यूज करके उसे हटा ही देगा कि कोई इस पे निर्णय ही ना ले सके। तो इस कारण से भी जो है UNO पर USA का दबदबा बना हुआ है। उसके बाद UNO के बजट में अंशदान करने के आधार पर यह फर्स्ट स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है, सबसे अधिक अंशदान करता है UNO के बजट में। तो इसके कारण भी क्या है, इसका जो महत्व है UNO में बढ़ जाता है, इसकी जो बात है UNO में भारी पड़ जाती है। उसके बाद महासचिव चयन में जो अमेरिका है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी ताकत तो एक बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसके पास वीटो का अधिकार है। तो इस कारण से भी क्या है, महासचिव के चयन में UNO में जो अमेरिका की बात है वो बहुत ही वजन रखती है, बहुत ही वैल्यू रखती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया एक ध्रुवीय विश्व में UNO के बारे में। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि UNO पर USA का दबदबा है, बट इसके बावजूद भी हमें UNO की ज़रूरत है, बट स्टिल वी नीड UNO, क्योंकि वही है जो हमारे देश में एकता बना रख सकता है, शांति बनाए रख सकता है, सहयोग बनाए रख सकता है। तो इस कारण से हमें UNO की ज़रूरत है। तो यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे जो एजेंसियां हैं और संगठन हैं उसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आई होप कि आपको चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इससे पहले के चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, जहां से आप वीडियो को समझ सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।